जय हिंद दोस्तों। फिजिक्स 12th ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, उसका जो है आपको चौथा ये सीरीज है। तो ध्यान से देखना है आपको और याद कर लेना है, जिससे आपको अच्छा मार्क्स एग्जाम में आ सके। दोस्तों, आज जो है आपको हम वैसा ऑब्जेक्टिव का संग्रह करके दिए हैं जिसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। तो इसलिए दिल थाम करके 100 क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखें और लिख लें, आपको बहुत ही सुपर मार्क्स आएगा। ठीक है, स्वागत है दोस्तों। तो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल दो सेल एक विभवमापी के तार के क्रमशः L1 और L2 लंबाई पर संतुलित करता है यानी होता है, तो इसका रिलेशन जो होता है दोस्तों क्या होगा, यानी E1 E2 L1 L2 में क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों, विभवमापी के लिए जो होता है वो रूल होता है आपको कि विद्युत वाहक बल जो है E वो समानुपाती होता है तार के लंबाई का, यानी E समानुपाती जो है दोस्तों वो L होता है। विभवमापी में क्या रूल होता है कि E समानुपाती L होता है। L जो है वो तार का लंबाई होता है दोस्तों। ठीक है, तो या E बराबर हम KL लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ K क्या चीज़ है वो आपको विभव प्रवणता है। K एक नियतांक है जिसे हम विभव प्रवणता कहते हैं, इसको हम एक मान सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर पहला सेल का बात करेंगे और पहला सेल के लिए आपको विभवमापी संतुलित होता है L1 पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं E1 बराबर KL1 पहला सेल के लिए। और दूसरा सेल के लिए अगर बात करेंगे तो E2 इक्वल टू KL2 लिखेंगे दूसरा सेल के लिए। अब देखिए, E1 बटे E2 अगर करते हैं तो K कट जाएगा, L1 बटे L2 आ जाएगा, यानी आपका जो सही ऑप्शन है वो बी नंबर सही ऑप्शन है। यानी E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल के दो सेल अगर है और उसके विभवमापी के तार क्रमशः L1 और L2 लंबाई पर संतुलित होता है, तो E1 E2 L1 L2 में क्या रिलेशन होता है, तो E1 बटे E2 यानी विभवमापी का जो लंबाई, तार का जो लंबाई है उसका जो पॉइंट पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है उसका अनुपात जो है वो सेल के विद्युत वाहक बल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, समझ करके बनाना है, ऐसा नहीं रटना नहीं है, समझना है ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं दोस्तों। विद्युत तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है। अब देखिए, बच्चा सब रटता है विद्युत तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होता है। सर्वप्रथम आप देखिए विद्युत तीव्रता का बीमीय सूत्र निकाला कैसे जाता है। देखिए, E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q। E बराबर दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है F/Q। F है बल और Q है आवेश। अब देखिए, बल का जो है, बल का बीमीय सूत्र होता है दोस्तों mLT का पावर -2। किसी का याद कीजिए या ना कीजिए, लेकिन बल का जरूर याद कर लीजिए, बहुत जगह काम देगा आपको। बल का बीमीय सूत्र होता है mLT का पावर -2 और Q का होता है IT या AT, जो पसंद होता है वो लिखिए, चाहे तो IT लिखिए या AT भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप ऑप्शन के अनुसार से लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या पैदा लेगा, ML यानी कि टिक पावर नहीं कुछ एक है, -2 में से एक घटाओ तो क्या बनेगा -3, और I पावर 1 है ऊपर गया तो -1, तो MLT का पावर -3 और I पावर -1, यानी इसका जो है सही आंसर ये बी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, MLT पावर -3 I पावर -1 इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, कैसे तो निकाल कर दिखा दिए, इसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सब जो है कैलकुलेशन लिखते जाइएगा तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। विद्युत विभव का बीमीय सूत्र क्या होता है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन आपको तो हम दिए नहीं है और जान करके नहीं दिए हैं, बच्चा सब ऑप्शन को याद करता है। अरे भाई, ऑप्शन को याद करने से बेटर है कि कैसे निकाला जाता है वो सीखो। विद्युत विभव का बीमीय सूत्र दोस्तों आप लोग जानते हैं V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है W/Q। ठीक है, अब इसका अगर हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, V हो गया विभव, W हो गया कार्य, Q हो गया आवेश, अगर इसका हम फॉर्मूला जानते हैं तो आसानी से हम बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो बल को लंबाई से गुना कर दीजिए, कार्य तो बल का यही ना बीमा है, इसको लंबाई से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ML² और T का पावर -2, क्योंकि बल का होता है MLT पावर -2, इसमें लंबाई से गुना करेंगे तो क्या होगा ML² T पावर -2 बटे Q होता है IT।
ठीक है। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर, अब -2 में 1 घटाइए तो टी के पावर -3, आई के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है दोस्तों, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -1। तो इसका जो हो गया विभव का विमीय सूत्र हो गया एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई पावर -1। इसका लिख लीजिए एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 आई का पावर -1। विद्युत विभव विमीय सूत्र हो गया। अब ये इसे हम लिख देते तब टिक मारते तो आप अंदाज से सही गलत कर लेते, लेकिन ये जो आपको बता देते हैं कि हाँ कैसे निकाला जाता है तो आपको फायदा करेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है। आज बीमाओं का ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है। अब देखिए आसानी से विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकल जाएगा। आप लोग जानते हैं ओम के नियम से V इक्वल टू होता आई आर, V इक्वल टू होता आई आर। ओम के नियम से अगर हम कहेंगे R बराबर क्या होगा तो कहोगे V बटा आई। आर बराबर क्या हो गया, V बटा आई। अब V क्या चीज़ है, तो अब विभवांतर कहिए विभव कहिए जो कहिए उसका विमीय सूत्र तो एक होता है। ठीक है, तो अगर हम विमीय सूत्र में बैठाएं इसको तो V का अभी जस्ट विद्युत विभव का भी जस्ट निकाले हैं, देख लीजिए। तो क्या है एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 आई पावर -1। अब बटा धारा का आई या ए लिखिए तो आई लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 और आई पावर -1 में ये 1 घटेगा तो -2 हो जाएगा, यानी एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई पावर -2। देखिए किस प्रकार से आप विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकाल लिए। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो लिख देना है एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई पावर -2। एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 और आई पावर -2। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता को डिनोट करते हैं रो से। किसे डिनोट करते हैं, रो से। ठीक है, और रो का फॉर्मूला होता है RA/L। रो का फॉर्मूला क्या होता है, RA/L। अब R क्या चीज़ है दोस्तों, R है प्रतिरोध, A क्या चीज़ है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L क्या चीज़ है तो लंबाई। अब जो है कोई जैसे मान लीजिए कोई तार है, ये ध्यान दीजिए तार है और ये जो क्षेत्रफल होता है ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये हो गया आपको लंबाई। ठीक है, रो जो है पदार्थ का गुण है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, और आर जो है वो प्रतिरोध है, धारा के प्रवाह में जो पदार्थ विरोध उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो रो का फॉर्मूला हुआ RA/L। आर क्या चीज़ है तो प्रतिरोध है, ए क्या चीज़ है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एल क्या चीज़ है तो लंबाई है। तो सब मान अगर बिठाइएगा प्रेम से तो देखिए प्रतिरोध का विमीय सूत्र अभी जस्ट बताए हैं, तो देखिए कैसे निकलेगा। आर की जगह हम ये विमीय सूत्र बिठाएंगे तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -3 आई पावर -2 गुना क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का भी एल चौड़ाई का भी एल, तो एल गुना एल क्या हुआ एल स्क्वायर। ठीक है, अब बटे में या फिर लंबाई है तो एल देंगे। अब देखिए ऊपर नीचे एक ठो एल कट जाएगा, तो अब इसको ऊपर नीचे एक ठो एल काटिएगा तो एक ठो एल ऊपर बचेगा। ऊपर वाला एल को जब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा एम एल क्यूब टी के पावर -3 और आई के पावर -2। एम एल क्यूब टी के पावर -3 आई के पावर -2। ये जो है आपको विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र हुआ। देखिए कैसे आपको दिमाग में रखना है, तो हम रूल बताते जाते हैं, रटना नहीं है फिजिक्स को दोस्तों, समझना है। एम एल क्यूब टी पावर -3 आई पावर -2 लिख देना है। एम एल क्यूब
टी के पावर -3 और आई के पावर -2। आज हम सोचे कुछ नया डिजाइन से आपको ऑब्जेक्टिव बताएं, इसीलिए जो है हम ऑप्शन नहीं दिए दोस्तों, और बिना ऑप्शन का आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, जिससे आपको ये सोचने के लिए होगा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का मान निकाला जाता है। रटने से तो काम चलेगा नहीं। विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र क्या होता है? अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत धारिता का डिनोट करते हैं सी से दोस्तों। अब देखिए विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र अब निकाल कर आपको, विद्युत धारिता होता क्या? देखिए जब किसी चालक को आवेश देते हैं ना, तो उसके विभव में वृद्धि होती है, और यह वृद्धि जो है ना दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात Q समानुपाती V होता है। या हम लिख सकते हैं Q बराबर CV, जहाँ C जो है यह एक नियतांक है, जिसे हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। तो या C बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Q/V लिखेंगे। अब इसका जो है बीमीय सूत्र निकालिए, तो C का बीमीय सूत्र, सी का बीमीय सूत्र अगर निकालेंगे तो Q होता है, Q का IT या AT जो लिखना वो लिख सकते हैं। अब V, तो V का भी जस्ट निकाले हैं, विद्युत विभव जिसे कहते हैं, वो आपको निकाले हैं mL²। आप लिखे होंगे तो जरूर पता होगा, T के पावर -3 और I के पावर -1, ये आप लिखे होंगे, मिला लीजिए। और अब जो है इसको तोड़ना है दोस्तों, तो देखिए जब ये ऊपर जाएगा, या m का पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो m का पावर -1 हो जाएगा। l का पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो l का पावर -2 हो जाएगा। और t का पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 3 1 4, यानी t का पावर 4 हो जाएगा। और i का पावर -1 है, ऊपर गया तो प्लस, तो 1 1 2 i² हो जाएगा। तो m के पावर -1, l के पावर -2, t का पावर 4 और i²। देखिए इस प्रकार से आप लोग विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। लिख लीजिए अच्छा से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं m के पावर -1, l के पावर -2, यहाँ लिख देते हैं m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और i² या a² जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो ये विद्युत धारिता का बीमर हो गया। अब देखिए वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। दोस्तों वान डी ग्राफ एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जनरेटर का निर्माण किया जिसे हम लोग वान डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं, और इसके द्वारा बहुत ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न कर 10 लाख या उससे भी अधिक वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। तो वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो क्या उत्पन्न करता है? 10 लाख से अधिक वोल्टेज यानी विभवांतर, 10 लाख या उससे भी अधिक वोल्टेज उत्पन्न करता है वान डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है लेंज का नियम पालन करता है। दोस्तों लेंज का नियम जो है ना वह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। किसका नियम पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण नियम का। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। लिख देना है ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, तो याद रखना है लेंज का नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का जब पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग को सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स का भी वीडियो लगातार देते रहेंगे, ध्यान देखना है। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों, एक AMU बराबर होता है। दोस्तों एक AMU जो होता है वो आपको 1.6 गुना 10 का पावर -27 kg के बराबर होता है। 1.6 गुना 10 का पावर -27 kg बराबर होता है। देखिए आज ऑप्शन जो नहीं दिए होंगे तो आप लोग को ये होता होगा, अरे बाप रे, ये क्वेश्चन जानते थे या ये क्वेश्चन नहीं जानते थे, वो इसका आंसर ये होता है। और ऑप्शन में तो लोग अंदाज ही मार रहे हो, इसका ये हुआ इसके हुआ। ये अंदाज से जितने का नहीं है कहानी, आपको सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र क्या होता है? दोस्तों एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र देखिए निकालेंगे कैसे। कूलाम बाबू ने एक नियम दिया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हवा के लिए Q1 Q2
बटे आर स्क्वायर। अगर दो आवेश के बीच हवा या निर्वात रहता है उस स्थिति में एफ बड़ा फॉर्मूला क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर हम कहेंगे एप्सिलॉन नोट को उधर ले जाते हैं और एफ को तब नीचे लिख सकते हैं तो 1/4 पाई Q1 Q2 बटे में एफ आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम मात्रक तोड़े दोस्तों तो देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक कहते बीमा लिखें तो एप्सिलॉन नोट का बीमा ही मांगता था, हाँ बीमीय सूत्र। एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र क्या होगा? बीमीय सूत्र देखिए ये भी आवेश है और ये भी आवेश है और आवेश का बीमीय सूत्र होता है आई टी और ये भी आई टी होगा, ये भी आई टी होगा, क्या होगा आई टी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब बटे एफ है बल, अब बल का बीमीय सूत्र क्या होता है तो एम एल टी के पावर -2 गुना आर है दूरी, दूरी के एल तो एल स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर दे दिए। अब आसानी से इसको तोड़ सकते हैं आई स्क्वायर टी स्क्वायर बटे एम 2 या 1 यहाँ पावर 3 हो जाएगा एम एल क्यूब और टी के पावर -2। अब जब इसको ऊपर लिख करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एम के पावर 1 है ऊपर गया तो -1 एम के पावर -1 एल के पावर -3 ये -2 ऊपर गया तो +2 2 2 4 टी के पावर 4 और आई स्क्वायर। ये आपको एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र हुआ एम के पावर -1 एल के पावर -3 टी के पावर 4 और आई स्क्वायर। देखिए ऐसे निकालने जब सीखिएगा ना तब फिजिक्स से इंटरेस्ट होगा। ऐसे सर जी लिखा दिए रट लिए ऐसे में नहीं होता है, ठीक है। आप लोग को ऑनलाइन कंप्लीटली फिजिक्स तैयारी करा देंगे, आप लोग ध्यान से देखें और सभी वीडियो को पूर्ण देखें और लिखते ज़रूर जाएं। अगर आप नहीं लिखिएगा तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन इतना ज़्यादा वीडियोज हो जाएगा कि आप जो है मतलब परेशान हो जाइएगा। तो आपका एक जगह लिखा हुआ रहेगा तो बस हर चीज़ को एक बार पढ़ देना खेला ख़त्म है बस। लेकिन वीडियोज जब भी देखें तो कॉपी कलम ले करके पूर्णतः एक तरफ से लिख कर जैसे हम बताते जाते हैं उस हिसाब से ही साइड में लिख लें और आपको बहुत फायदेमंद होगा। तो एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र निकल गया एम के पावर -1 एल के पावर -3 टी के पावर 4 और आई स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र एम का पावर -1 एल का पावर -3 टी का पावर 4 और आई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये एप्सिलॉन नोट को हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा एप्सिलॉन नोट को हम क्या कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है दोस्तों। अब आइए बात म्यू नोट का बीमीय सूत्र क्या था। म्यू नोट जो है ये निर्वात की चुंबकशीलता कहलाता है। म्यू नोट क्या कहलाता है निर्वात की चुंबकशीलता का। अब म्यू नोट का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, रटा तो नहीं जा सकता, इतना ऐसे ऐसे कैसे याद कीजिएगा। तो सूत्र अगर दिमाग में आपको जैसे जैसे हम बताते जाते हैं वो आप लिखते जाएं तो आपको सभी फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो बोलिए म्यू नोट का बीमीय सूत्र अब निकालना है तो म्यू नोट का फॉर्मूला किस रूप में हम कन्वर्ट करें कि आप आसानी से म्यू नोट का मान निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से समझना है। देखिए थोड़ा सा आप लोग का जो है हल्का परेशान करेंगे, हमको निकालना म्यू नोट का बीमीय सूत्र। देखिए बायो और सावर्ट नाम का दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रयोग किया कि जब किसी तार में धारा बहती है, जब किसी तार में धारा बहती है तो इस तार के अल्पांश लंबाई के कारण, अल्पांश लंबाई मान लीजिए डेल एल ले लिए, अल्पांश लंबाई के कारण इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और अल्पांश लंबाई के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र जो है वो निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला होता है डेल बी बराबर म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इस फॉर्मूला से हम म्यू नोट का वैल्यू निकाल सकते हैं कि म्यू नोट का मात्रक क्या होगा, ठीक है। और इसे सॉल्व करने पर आपको म्यू नोट का मात्रक जो है दोस्तों, म्यू नोट का मात्रक आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू नोट का मात्रक क्या आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है और एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक है। अगर हम उसका बीमा निकालेंगे दोस्तों, म्यू नोट का बीमा निकालेंगे तो देखिए बहुत सुंदर बीमीय सूत्र निकालेंगे। बीमीय सूत्र तो न्यूटन बल का क्या होता है एम एल टी के पावर -2 और ए क्या चीज़ धारा, तो चाहे धारा का आई या ए लिखिए तो आई ए लिख देते हैं,
आई की पावर 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे जब तो क्या लिखेंगे, एम एल टी के पावर -2 और आई की पावर 2 है, ऊपर गया तो -2, एम एल टी के पावर -2 और आई की पावर -2। ये म्यू नोट का बीमीय सूत्र हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखिएगा। म्यू नोट का बीमीय सूत्र क्या हुआ, एम एल टी के पावर -2 और आई की पावर -2। तो यहाँ लिख देते हैं म्यू नोट का बीमीय सूत्र एम एल टी का पावर -2 और आई की पावर -2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ ई बटा बी का बीमीय सूत्र निकालना है। ई बटा बी का बीमीय सूत्र, ई बटा बी का, ई है विद्युत क्षेत्र, बी है चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में अगर चुंबकीय क्षेत्र से भागा देते हैं तो वो आपको निकल जाएगा प्रकाश का वेग या वेग, जो कहिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से भागा देने में क्या आता है, प्रकाश का वेग या वेग, जो कहिए। तो अब ई बटे बी का बीमीय सूत्र वही होगा जो कि वेग का बीमीय सूत्र होता है। अब वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो एल टी का पावर -1। अब आप लोग के दिमाग में ये आता होगा कि ई बटे बी प्रकाश का वेग कैसे होता है या वेग कैसे होता है। देखिए ई का फॉर्मूला होता है F/Q। अब बी जो है, बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब कैसे निकालेंगे, लॉरेंज बल आप लोग सुने होंगे, F बराबर होता है QV sin थीटा। Q हो गया आवेश, V हो गया वेग, B हो गया चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और sin थीटा जो है V और B के बीच का कोण है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे B बराबर क्या होगा, तो F/QV और sin थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम B की जगह ये मान बैठाएं F/QV sin थीटा, तो आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो सॉल्व करने पर ये F तो कट जाएगा और ये भी पलटेगा, तो ऊपर जाएगा QV sin थीटा बटे में Q भी कट गया। sin थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब भी क्या चीज़ है, वेग का मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए वेग पैदा लिया कि नहीं लिया पैदा। तो हम अगर विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से भागा देते हैं तो वो आपको वेग मिलता है। और ई बटा बी का जब भी बीमीय सूत्र कहेगा निकालने, तो बीमीय सूत्र जो वेग का होता है वही होता है ई बटा बी का। तो वेग का क्या होता है, एल टी पावर -1। तो इसीलिए ई बटा बी का बीमीय सूत्र जो होगा वो एल टी पावर -1 होगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि ई बटा बी का बीमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, ये बी बटा ई का बीमीय सूत्र क्या होगा। अब देखिए जब ई बटा बी का बीमीय सूत्र एल टी पावर -1 हुआ, तो बी बटा ई का इसका पलट के लिख दीजिए। देखिए इस पर पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस दे दीजिए, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। तो क्या हो गया, एल के पावर -1 और टी के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर, ई बटा बी का मात्रक क्या होगा। दोस्तों ई बटा बी का मात्रक जो है, ई बटा बी तो प्रकाश का वेग हो जाता है या वेग हो जाता है। ई बटा बी क्या होता है, वेग हो जाता है। वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड। ई बटा बी का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर, ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, आपको दिमाग में रखना है कि विद्युत फ्लक्स का, देखो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, पहले ये जानो। देखो विद्युत फ्लक्स का सूत्र जो होता है वो आपको यहाँ लिख देते हैं। विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। ई क्या चीज़ है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ए क्षेत्रफल है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मात्रक नहीं होता है। तो इसका जो फ्लक्स का जो है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं दोस्तों। देखिए विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र का था निकालने। दोस्तों विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र जो है वो आपको मात्रक तो याद होगा दोस्तों, मात्रक अभी जस्ट बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। तो इसका भी आसानी से निकल जाएगा बीमा। देखिए न्यूटन मतलब बल, बल का बीमीय सूत्र होता है एम एल टी के पावर -2। मीटर मतलब लंबाई, लंबाई का एल होता है तो एल स्क्वायर हो गया। बट कूलम है तो आवेश, आवेश का क्यू आई टी होता है, आई टी या ए टी। अब इसको सॉल्व किया जाए तो एम एल यहाँ टी पावर 1 है तो -2 में से 1 घटेगा तो टी पावर -3 और सॉरी एल यहाँ 2 और 1 3 हो गया। एम एल के पावर 3, टी के पावर हो जाएगा -3 और आई पावर यहाँ 1 है तो ऊपर गया तो -1। देखिए फिर से समझ आइए,
न्यूटन बल है, बल का तो ये हो गया एम एल टी पावर -2, ये मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो गया, और कूलाम का आई टी हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एम हुआ ही, यहाँ एल का पावर 2 और 1, यहाँ एल का पावर 3 हो गया, और टी का पावर क्या हो गया तो -2, और ये पावर 1 है ऊपर गया तो -1, तो -2 और -1 हो गया -3, और आई पावर 1 है ऊपर गया तो -1, तो एम एल क्यूब टी का पावर -3 आई पावर -1, एम एल क्यूब टी के पावर -3 और आई पावर -1। ठीक है, तो ये आपको विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र क्या होता है। पहले स्वप्रेरण गुणांक समझिए। देखिए जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। जब किसी कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और वह चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ना वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात फाई, ये फाई जो है वो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स नहीं समझना, चुंबकीय फ्लक्स है। ये जो है फाई, वो फाई समानुपाती हो जाता है आई का, मतलब उत्पन्न फ्लक्स जो है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, या फाई बराबर एल आई, जहाँ एल जो है एक नियतांक है जिसे हम लोग स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो या एल बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई बटे आई, संक्षेप में। अब देखिए फाई क्या चीज़ है, फ्लक्स है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी, चुंबकीय फ्लक्स के लिए बी ए कॉस थीटा, फाई बराबर क्या आता है बी ए कॉस थीटा। अब बटे में क्या हो गया था आई, सॉरी फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, बटे में क्या हो गया आई। अब देखिए दोस्तों बी क्या चीज़ है, तो चुंबकीय तीव्रता है, और इसका आपको बीमा हम बता चुके हैं, और ए का भी बीमा बता चुके। ए का तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होता है, और कॉस्ट है कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का बीमीय सूत्र नहीं होता है, और आई क्या है धारा, धारा तो आई ये होता है। तो अब आसानी से इसको आसानी से बना सकते हैं। तो एल बराबर हो गया फाई बटा आई बी ए कॉस थीटा। देखिए बी जो है ना वो आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए एक तो फॉर्मूला आता है लॉरेंज बल का, एफ बराबर क्यू भी और बी। एफ बराबर क्या था क्यू भी बी, क्यू है आवेश, भी है वेग, बी है आपको चुंबकीय तीव्रता। अगर हम कहेंगे बी बराबर क्या होगा तो आप कहिएगा एफ बटे क्यू भी होगा। तो अगर इस मान को बी के मान को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो इसलिए एल बराबर क्या होगा दोस्तों, तो एल बराबर देखिए एफ बटे क्यू भी गुना ए, और कॉस्ट है तो त्रिकोणमितीय अनुपात उसको हटाइए बटे में आई, क्योंकि जिसका मात्रक नहीं होता उसको लिखिए क्या करेंगे। ठीक है, तो अब इसका जो है कहानी शुरू करते हैं। एफ हुआ बल, बल का बीमीय सूत्र होता है एम एल टी के पावर -2 गुना ए है क्षेत्रफल तो एल स्क्वायर बटा क्यू आपको आई टी हो जाएगा, भी वेग है तो वेग का एल टी के पावर -1 होगा, और आई धारा है, धारा का आई होगा। ठीक है, अब जो है आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो एल का बीमीय सूत्र क्या हो गया, एल का बीमीय सूत्र देखिए क्या हो जाएगा, एम एल के पावर यहाँ 2 और 1, एल के पावर 3 हो गया, और टी का पावर देखिए वहाँ ऊपर पर -2 है, नीचे में आई यहाँ 1 और यहाँ 1, आई स्क्वायर हो गया, और एल तो नीचे में 1 ही है, और टी के पावर यहाँ +1 और -1, ये तो टी खत्म हो गया। तो अब देखिए अगर इसको ऊपर करेंगे तो क्या लिखेंगे एम एल, देखिए एल जो है 3 टर्म से 1 तो घट गया तो एल के पावर 2 हो गया, टी के पावर -2 हो गया, और आई पावर 2 है ऊपर गया तो -2 हो गया। तो देखिए ऐसे करके बनाइएगा तब फिजिक्स समझ में आता है। ऐसे न एल का बीमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी -2 एम -2 ये रटेंगे, रटिए नहीं समझिए। तो इसका एल का बीमीय सूत्र कैसे निकाले, तो देखिए फाई जो होता है फ्लक्स जो है वो धारा के प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, या फाई बराबर एल आई, या एल बराबर फाई बटा आई। फाई क्या चीज़ है, तो चुंबकीय फ्लक्स है, तो फाई की जगह हम बी ए कॉस्टा लिख सकते हैं बटे में आई। बी क्या चीज़ है, चुंबकीय तीव्रता। अब देखो चूंकि लॉरेंज बल से फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्यू भी बी, तो लिखिएगा तब नहीं याद होगा हो, या बी बराबर क्या होगा एफ बटा क्यू भी। अब बी की जगह हम एफ बटा क्यू भी मान बैठा दी, अब आसानी से तब देखिए रटा जाएगा ही कभी हो, समझिए इस चीज़ को। तो इसका एल का बीमीय सूत्र क्या हो गया, तो एल का बीमीय सूत्र हो गया एम एल स्क्वायर टी -2 आई -2, एम एल स्क्वायर टी -2 और आई -2, आई -2 या एम -2 कुछ भी लिख सकते हैं।
चलिए 18 नंबर था ये। 19 नंबर आते हैं दोस्तों अन्योन प्रेरण गुणांक का। अन्योन प्रेरण गुणांक का वही होता है जो स्वप्रेरण का होता है, लेकिन अन्योन इसको एल से डिनोट करते हैं और इसको एम से डिनोट करते हैं। मात्रक वही होता है, हेनरी होता है, दोनों का मात्रक क्या होता है, हेनरी। तो देखिए क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और आई की पावर -2। अगर हम कहेंगे स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है तो हेनरी, इसका भी हेनरी होता है, हेनरी, और इसका भी हेनरी होता है। ठीक है, स्वप्रेरण का और अन्योन प्रेरण दोनों का मात्रक हेनरी होता है, दिमाग में रखिएगा। 20 नंबर आते हैं दोस्तों प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। दोस्तों प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, दिमाग में रखिएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। 21 नंबर आइए दोस्तों और गेट का संकेत क्या होता है। देखिए और गेट का संकेत जो है ना, देखिए इस प्रकार से और गेट बनता है, ध्यान में रखना है। और गेट इस प्रकार से बनता है, ये आपको और गेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये वाई हो गया। ये और गेट का संकेत बन गया दोस्तों। ठीक है, तो और गेट ये बन गया। आगे बढ़ते हैं, एंड गेट का संकेत लिखना है। तो देखिए इस ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आपको चित्र दे देगा ये किसका संकेत है। अब देखिए ये आपको एंड गेट का संकेत बना रहे हैं, ये आपको एंड गेट हो गया, इधर से ए बी और ये वाई, ये एंड गेट का संकेत हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, नॉर गेट का संकेत क्या था, और था ही ना, और का आगे में देखिए ऐसे कर देना है। देखिए ऐसा है, और पहले बना लीजिए, ये और हो गया, इसके आगे में ऐसा, ये जो इसको बोलते हैं नोट, और का आगे नोट लगाओ तो हो गया नॉर गेट। ये ए है, ये बी है और ये वाई है, ये नोट, ये आपको नॉर गेट हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, नेंड गेट का संकेत क्या होता है। तो वही बात, एंड के आगे में इसी तरह सेम लगा देना है। तो देखिए क्या होगा, तो आपको पहले ऐसा बना देना है, एंड बन गया, और इसके आगे में ये इसे जो हम गोलका सुन्ना जैसे लिखे हैं इसे नोट बोलते हैं। तो एंड के आगे नोट लगा दो तो गया नेंड। ठीक है, एंड के आगे नोट लगा दो तो वो क्या आ जाता है, नेंड हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। देखिए और गेट का बूलियन व्यंजक लिखना दोस्तों। और गेट का बूलियन व्यंजक होता है वो होता है y बराबर a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है तो y बराबर होता है a डॉट बी, याद कर लेना है साफ। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है, नॉर गेट का बूलियन मिलता है वही और के, और जो लिखते हैं तो y बराबर a प्लस बी लिखे ना, इस पर बार चढ़ा दीजिए, इसको बार बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या हुआ, y बराबर a प्लस बी पर बार। ठीक है, नेंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, नेंड गेट का, तो y बराबर a डॉट बी और उस पर चढ़ा दीजिए बार। ठीक है, नोट गेट का संकेत क्या होता है, नोट गेट का संकेत देखिए ऐसा होता है, ये आपको नोट गेट का संकेत हुआ, इधर से ए इधर से y। ठीक है, नोट गेट का संकेत हो गया। नोट गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो y बराबर a पर बार चढ़ा दीजिए। ठीक है, नोट गेट का बूलियन व्यंजक। सबसे हल्की नाभिक किसका होता है दोस्तों, सबसे हल्की नाभिक एफ हीलियम का होता है कि लोहा का होता है, हीलियम का होता है दोस्तों। सबसे हल्की गैस जो है क्या है, सबसे हल्की गैस जो है दोस्तों हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह खोज किसने किया, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह खोज ओरस्टेड ने किया था। किसने किया था, ओरस्टेड। विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह खोज किसने किया था, ओरस्टेड ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज फेराडे ने किया था। किसने किया था, फेराडे ने किया था। 15 का बाइनरी मान कैसे लिखेंगे, देखिए 15 का बाइनरी मान लिखने बदलते, किसी भी नंबर को बाइनरी बदलने के लिए 2 से खिलाते जाइए। देखिए 2 से खिलाए, 7 दूनी 14, 1 15 शेष आया, 2 से ही खिलाते जाना, 2 से फिर खिलाए, 2 तिया 6, 1 7, फिर 2 से खिलाइए, 2 का 2, 1 3, तो नीचे से लिख देना है 1 1 1 1। तो 15 का बाइनरी नंबर हुआ 1 1 1 1, अब बेस में 2 लिखा जाता है। ठीक है, 99 का बाइनरी मान क्या होगा, तो इसी तरह से बनाना है। 99 को 2 से खिलाइए, 2 से खिलाइएगा तो कैसे खाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी 9, तो 49 शेष आया 1, फिर 2 से खिलाइए तो 24 दूना 48, 1 49, फिर 2 से खिलाइए 12 दूना 24, शेष आया 0, फिर 2 से खिलाइए 2 6 12, शेष आया 0, फिर 2 से खिलाइए 2 तिया 6, शेष आया 0, फिर 2 से खिलाइए
दुक्का दू से सही है। अब यहाँ से नीचे, सॉरी इस ई ने है आपका एक, दिखाता हूँ उसका था, यहाँ से नीचे से लिख देना 1 1 1। देखिए 99 का मान क्या हो गया, 99 हो गया 111 00 और 11 और बेस में 2 लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको केवल 0 और 1 पर ही बाइनरी नंबर आधारित होता है, इसलिए बेस में 2 लिखा जाता है। ठीक है, 45 का बाइनरी मान तो इसी तरह से बना देना है। 45 का बाइनरी मान अगर निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो 45 2 से खिला देना है। ठीक है, 2 से खिलाइएगा तो कितना होगा बताइए, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 22 दूनी 44, 1 45, फिर 2 से खिलाइए, 11 दूना 22, शेष हुआ 0, 2 से खिलाइए, 5 दूनी 10, 1 11, फिर 2 से खिलाइए, 2 दूनी 4 1 5, फिर 2 से खिलाइए, दुक्का 2, शेष हुआ 0। तो यहाँ से लिख देना 10 11 01 1 किसका हो गया, 45 का। तो देखिए 45 का क्या हो गया, नीचे से लिखना कभी भी 10 11 01 और बेस में 2। अब 50 का बाइनरी मान आप लोग को निकाल लेना है, 7 का भी निकाल लेना है, 9 का भी निकाल लेना है, 11 का भी बाइनरी मान निकाल लेना है। जैसे 2 से ही खिलाना है सबको। ठीक है, तो ये सॉल्व जरूर कर लीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आते हैं दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारक समीकरण क्या होता है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारक समीकरण होता है I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारक समीकरण क्या होता है, I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। अच्छा, किसी प्रत्यावर्ती धारक समीकरण जो है दोस्तों I बराबर 50 साइन ओमेगा टी है, तो शिखर धारा क्या होगा। देखिए ये I नोट जो देख रहे हैं ना, इसी का हम लोग कहते हैं शिखर धारा या आपको पीक करंट कहा जाता है। इससे ज़्यादा करंट जो है ना परिपथ में नहीं बहेगा। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 50 साइन ओमेगा टी है, तो शिखर धारा क्या होगा, तो शिखर धारा यही जो आगे में बैठा है, कितना है, तो I नोट बराबर 50 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, धारा है इसलिए मात्रा एम्पियर हो गया। अच्छा, किसी AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, AC मतलब क्या था, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो है I बराबर 50 साइन 100 पाई टी है। तो धारा का आवृत्ति क्या होगा। अब देखिए धारा का आवृत्ति निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, तो I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। देखिए लिखे ना, अब ओमेगा टी का स्थान पर कौन बैठा है यहाँ पर, 100 पाई टी। तो यहाँ पर आप लिखिएगा चूँकि ओमेगा टी बराबर 100 पाई टी, टी दोनों तरफ काट दीजिए और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ओमेगा है कोणीय वेग, कोणीय वेग को हम लिखते हैं 2 पाई एफ बराबर 100 पाई। टी तो कटिए ना क्या दोनों तरफ, इधर इधर। एफ क्या चीज़ है, आवृत्ति है। अगर एफ निकालेंगे तो एफ बराबर क्या होगा, 100 पाई में 2 पाई से भागा दो, आएगा कितना, 50 हर्ट्ज एच। तो किसी भी प्रत्यावर्ती यानी एससी का समीकरण ये दिया हुआ है। धारा का आवृत्ति निकालने की सबसे शॉर्ट ट्रिक भी है दोस्तों, साइन थीटा गुणांक जितना रहेगा यानी थीटा का स्थान जो भी रहेगा, साइन थीटा का स्थान जो भी रहेगा उसको 2 पाई से भागा दे दीजिए, आवृत्ति निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, AC यानी प्रत्यावर्ती धारा में IRMS का मान क्या होता है, यानी IRMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, और इसका मान होता है IRMS का सूत्र क्या होता है, तो I नोट बटे रूट 2, I नोट बटे रूट 2। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है दोस्तों, एक स्थिर आवेश जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है दोस्तों, एक गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। 47 नंबर, एक चालक को आवेश देने पर वह कहाँ वितरित होता है दोस्तों, एक चालक को आवेश देने पर उसके सतह पर आवेश वितरित होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 आते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसने दिया दोस्तों, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम ने दिया। 49 नंबर देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बामर श्रेणी जो है वो आपको दृश्य भाग में पड़ता है। ओ सॉरी, यहाँ तो आपको पराबैंगनी हम पूछे थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सा श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ता है, हम तो पूछ दिए दूसरा क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी, एक क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है, तो दृश्य भाग में बामर श्रेणी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ता है, तो वो होता है लायमन श्रेणी, लायमन
श्रेणी। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी परावैज्ञानिक भाग में पड़ता है, तो वो है लाइमन श्रेणी। ठीक है, 50 नंबर आइए, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है दोस्तों, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है मानव लेंस में, मानव नेत्र में, सॉरी, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का खत्म हुआ। अब 50 ऑब्जेक्टिव आपको मैथमेटिक्स का इसी में बता देते हैं। ठीक है, कॉम्बो है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, 51 नंबर में है। आपको यहाँ से मैथमेटिक्स आज से ये विचार किए कि 50 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स और 50 ऑब्जेक्टिव मैथ का जब देंगे तो आपको सोना सुहागा हो जाएगा, दोनों का बम्पर तैयारी हो जाएगा, इसीलिए मैथ का भी आज से दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है। -π/2 से π/2 sin की पावर 9x dx होगा। सबसे सिंपल तरीका इसका ट्रिक बता देते हैं, एक ट्रिक जान जाइए। साइन का पावर कितनों रहे और लिमिट अगर -π/2 से π/2 रहे, यानी ओड में रहना चाहिए, विषम में, साइन का पावर 9 रहे, 11 रहे, 17 कुछ भी रहे, पावर अगर विषम में है और लिमिट इसी प्रकार से रहे -π/2 से π/2, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है दोस्तों वो 0 होगा, यानी इसका सही आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। दिमाग में रहेगा कि यानी अगर आपको पावर विषम रहे और लिमिट -π/2 से π/2 रहे तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आते हैं दोस्तों। पीई का सूत्र क्या होता है दोस्तों, पीई सूत्र होता है, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन है, Ne+NS और दूसरा Ne/NS। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है Ne/NS। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Ne/NS। टोटल इवेंट जितना होता है उसका संख्या बटे कुल घटना की संख्या। ठीक है, तो 52 हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 आते हैं दोस्तों। I.I सेम डॉट जो होता है दोस्तों वो आपको I.I यहाँ पर दे दिया है, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन होता है 1। सेम डॉट जो होता है I.I बोलें या J.J बोलें या K.K बोलें, तो इसका वैल्यू जो होगा इस तीनों का उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो I.I क्या होता है दोस्तों, वो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 54 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है J.J का मान क्या होता है दोस्तों, J.J का मान ये भी 1 होता है। 55 है K.K का मान क्या होता है, इसका भी मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, I.J का मान क्या होता है, अदर डॉट अगर करेंगे तो इसका मान 0 है, जैसे I.J कर दें या हम J.K कर दें या हम K.I कर दें, तो इस सब का मान जो है वो 0 होता है। ठीक है दोस्तों, 57 है A.B का मान क्या होता है दोस्तों, इसका मान होता है AB cos थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोड A मोड B और cos थीटा। यहाँ पर देखिए A×B का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है दोस्तों। इसका होता है AB sin थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोड A मोड B sin थीटा और K/N। ठीक है दोस्तों, A जो होता है वो होता है आपको, देखिए A को अगर हम इस फॉर्मूला पर तोड़ें तो कैसे होगा, देखिए A मोड A जिससे करें मोड A कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों समान है तो थीटा हो जाएगा 0। अब मोड A का मान हम A लिख सकते हैं, यहाँ भी मोड A का मान हम A लिख सकते हैं, और cos 0 का मान होता है आपको 1, तो गुना करने पर आपको A² आ जाएगा, यानी वेक्टर A का मान क्या आ जाएगा, A²। अगर हम कहेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A क्या हो जाएगा, तो इसका भी फॉर्मूला अगर क्रॉस वाला तोड़ें तो क्या होगा, मोड A और दोनों सेम है तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो साइन 0 और K/N। ठीक है, साइन 0 K/N। अब देखिए साइन 0 का मान होता है 0, इस सबको कर देगा 0। ठीक है, अब देखिए 61 नंबर है I एक काल्पनिक संख्या है, तो इसका मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसको इससे गुना कीजिए, डिटर्मिनेंट है, इसको इससे गुना कीजिए, कितना आया I², और इधर से गुना करने में क्या आया 0, और I² घटा 0 क्या हुआ I², और I² का मान होता है दोस्तों -1। काल्पनिक संख्या है और I² का मान क्या होता है -1। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको इससे गुना कीजिए, क्या हो गया x², और इधर से गुना करने में जो चिन्ह आएगा उसको उल्टा लिखना आता है, +y², लिखेंगे -y²। 63 नंबर क्वेश्चन आइए, देखिए वेक्टर A दिया है I कैप + J कैप + K कैप, वेक्टर दी दिया 2I + J - K, तो वेक्टर A + वेक्टर B का मान निकाला। दोस्तों दोनों को जोड़ दीजिए, I को 2I से जोड़िए क्या हो जाएगा 3I, + J को J से जोड़िए क्या हो जाएगा 2J, और +K को -K जोड़िए क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3I + 2J। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन है, यदि वेक्टर A
परपेंडिकुलर वेक्टर बी है तब क्या होगा? तो दोस्तों वेक्टर ए अगर वेक्टर बी पर लंब है इसका मतलब है वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी जो है वो होगा 0। ठीक है दोस्तों, यदि वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी का तब जो रूल है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 होगा। समांतर अगर ए और बी समांतर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के समांतर है तो ए क्रॉस बी जो है वो 0 होगा और लंब होने पर डॉट 0 होगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। दोस्तों एक फॉर्मूला जानते होंगे a का पावर x का डिफरेंशिएशन। तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a का पावर x इंटू में होता है log a। तो इसी प्रकार से 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन करने के तो क्या होगा? 2 के पावर x इंटू में log 2। ठीक है, x पावर 10 का डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, तो x पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे आएगा, पावर में घटेगा, तब 10 आगे आया, 10 में से घटेगा 9। ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस टाइप का सवाल भी पूछ देता है, डिफरेंशिएशन 2 के पावर x बटा 3 के पावर x। तो ये देखिए 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन करने के क्या होगा? 2 के पावर x log 2 और 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा? 3 के पावर x log 3। आंसर हो गया। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन करना है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। 70 नंबर आइए। देखिए गणित में कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है। देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। दोस्तों फिर दिया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? दोस्तों साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होता है π/2 यानी d/dx और ये हुआ π/2। अब π/2 क्या है? कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ठीक है, 72 नंबर आइए, d/dx टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान क्या होगा? दोस्तों इसका मान होता है π/2 और d/dx अब π/2 क्या? कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब आया 73 नंबर, e के पावर x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो दोस्तों e के पावर x³ का तो e के पावर x³ ही होगा और फिर x³ का जो है वो 3x² हो जाएगा, पावर आगे पावर में घटेगा। उसी प्रकार से 74 नंबर सवाल है, e के पावर x/4 है तो e के पावर कुछ भी दे उसका तो वही होता है डिफरेंशिएशन। अब फिर क्या करना है? x/4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो पावर आगे आएगा, पावर में घटेगा यानी 4x³। ठीक है, 75 नंबर आइए, e के पावर x/10 है तो इसका तो वही डिफरेंस होगा e के पावर x/10 और फिर x/10 का डिफरेंस क्या होगा? 10x/9। 76 नंबर आइए दोस्तों, log sin x है, log sin x का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो log sin का डिफरेंस होता है 1/sin और फिर sin का होता है cos। तो cos बटा sin क्या होता है? तो cos बटा sin होगा cot। cos बटा sin क्या होता है? cot। 77 नंबर आते हैं। देखिए दोस्तों 77 नंबर है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है और वेक्टर ए प्लस 3b और डॉट है 2 वेक्टर ए माइनस बी निकालना है। दोस्तों पहले आप वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी निकाल लीजिए। देखिए वेक्टर ए तो ये दिया हुआ ही है तो लिख लेते हैं i प्लस जे प्लस 2k प्लस 3 वेक्टर बी, तो बी में 3 से गुना कर दीजिए तो 9i प्लस 6j माइनस 3k। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा जोड़ने पर? तो जोड़ने पाएगा आपको 9 1 10i और 6 1 7j और -3 में ये 2 जोड़ोगे तो -k। ये आपको वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर भी आया। उसी प्रकार से आप जो है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लो। 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना निकलेगा? तो वो आपको 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकलेगा आपको कितना? पहले आप वेक्टर ए से 2 गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए? तो हो गया आपको 2i प्लस 2j प्लस 4k नहीं हो गया? वेक्टर में गुना करेंगे 2 से, घटा में है 3i प्लस 2j माइनस k। अब इसको घटा देते हैं तो 2i में 3i घटाइए तो -i, 2j में 2j घटेगा कट जाएगा और 4k में इसको घटाओ तो माइनस माइनस प्लस 4 1 5k। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको ये मान वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी का निकला है और ये मान जो निकला है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का निकला है और दोनों को करना है डॉट। तो देखिए अब क्या करना है, दोनों को डॉट करेंगे तो देखिए सेम डॉट होता है 1 अदर डॉट होता है 0। तो इसको देखिए 10i को इससे डॉट कराएंगे तो 10i को -i से डॉट कराएंगे तो क्या निकलेगा? -10।
नहीं निकलेगा, आई डॉट आई तो 1 हो गया, अदर तो 0 हो जाता है। फिर 5k को k से कराइए, बाकी सबको 0, 5k को k से कराएगा तो क्या होगा -5, तो -10 और -5 क्या हो गया -15, समझे। तो बना बना करके ही सॉल्व करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपको टिक मारने देते, आप सही मार देते, लेकिन कंसेप्ट तो नहीं आया, ये बना करके आपको कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए और फिर अगर नहीं समझ में आता फिर वीडियो देख लीजिए, 2 बार 3 बार देखिए, देखिए ना कैसे समझ में आता है। इसी का मन है, नहीं समझ में आएगा। फिर देखिए 0 से 1 इंटीग्रेशन dx और 1 + x²। अब इसका जो है dx और 1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 1। लिमिट बैठाइए, पहले अपर लिमिट घटा देगा लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 घटा में tan इनवर्स 0। tan कितना डिग्री 1 होता है, तो π/4, और tan कितना डिग्री 0 होता है, 0। इसका सही आंसर हो गया π/4, समझे। अब देखिए 79 नंबर है, साइन इनवर्स 1/√2, इसका मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो साइन कितना डिग्री 1/√2 होता है, 45 डिग्री यानी π/4 हो गया। PA + PA' का मान क्या होगा, तो दोस्तों PA हुआ, PA का फॉर्मूला था NE/NS। अब PA' का मतलब क्या हुआ, जैसे सॉरी NA/NS, PA तो NA/NS, और PA' का मतलब क्या हुआ NA'/NS। ऐसे आपको इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं, झूठों का इसको काहे लंबा खींचिएगा। देखिए PA मतलब हुआ घटना होने की प्रायिकता, ये घटना नहीं होने की प्रायिकता। जैसे कोई खेल खेलता है, कोई हारता है, तो हारने का प्रायिकता ये हुआ, जीतने प्रायिकता ये हुआ, तो हार जीत होगा तभी ना खेल होगा, और नहीं तो खेल होगा। तो PA + PA' दोनों का मान जो होता है, दोनों को जोड़ने पर मान क्या होता है, 1 गेम होता है। हार प्लस जीत बराबर क्या होता है, 1 गेम। ठीक है, 81 नंबर आइए, उतना लेंदी कहा जाइएगा, आपको प्रूफ लंबा था चल जाता। ठीक है, अब देखिए अवकल समीकरण dy/dx + y sec x = 10x का समाकलन गुणांक निकालना। दोस्तों समाकलन गुणांक को समझने के लिए पहले आपको dy/dx + py = क्यूब फॉर्म में आपका अवकल समीकरण होना चाहिए। तो यहाँ देखिए dy/dx + py, p आपको ये हो गया, पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में, क्यू आपको ये हो गया। अगर इस फॉर्म में बैठा हुआ ठीक है, नहीं तो बैठाना पड़ता है। तो पी हो गया आपको सेक एक्स, देखिए पी कितना हो गया सेक एक्स, और हमको निकालना समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक फॉर्मूला था IF बराबर ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ई के पावर इंटीग्रेशन पी का मान क्या है सेक एक्स डी एक्स। अब दोस्तों सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो दोस्तों सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग, अब मोड में लिख दीजिए सेक एक्स प्लस में 10x। ठीक है, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है ई के पावर, सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, तो पावर मतलब पावर में लिख दिए। ई पावर अगर लॉग रहता है ई और लॉग दोनों खलास, क्यों होता है बता देंगे, लेकिन अभी समझिए ई पावर लॉग रहता है ई और लॉग दोनों खत्म, बचा क्या, तो सेक एक्स प्लस 10x, यानी इसका जो है अवकल समाकलन गुणांक क्या हो गया सेक एक्स प्लस 10x। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जरूर लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए dy/dx साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंस करना है तो कैसे होगा, तो पहले पावर का डिफरेंस कीजिए तो क्या होगा 2 sin x, और फिर साइन का डिफरेंस कीजिए तो क्या होगा cos x, तो 2 sin x इंटू cos x, या इसको हम sin 2x भी लिख सकते हैं। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन का मान निकालना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का मान कैसे निकलेगा, तो इसको इससे गुना कीजिए, x इधर से गुना करने में क्या आता है -y, लिखना है +y, जो आता है इधर से गुना करने में उसका उल्टा लिखना है, इसका आंसर होगा x + y। अब इसका मान निकालना दोस्तों, इस डिटर्मिनेंट का मान, तो डिटर्मिनेंट निकलता कैसे देखिए दोस्तों, जैसे हम एक लिए, तो एक लिए ये जिस रो में, इसको रो बोलते हैं, ये जिस रो में वो खत्म, जिस कॉलम में वो खत्म, बचा क्या ये चारों, इसको ऐसे लिख दीजिए 3 6 और 4 9, चिन्ह लिया जाता है प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस लिए ये लेंगे माइनस, तो -2 लिए। ये आपको जिस रो में रहेगा वो खत्म, जिस कॉलम में रहेगा वो खत्म, तो बचा क्या 1 6 1 9, 1 6 1 9, समझे। अब फिर जा करके 4 लीजिए, हम R1 कौन सा तोड़े हैं, तो 4 लेंगे तो ये प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। तो फिर 4 लेंगे तो ये जिस रो में खत्म, जिस कॉलम खत्म, तो क्या बचा 1 3 1 4, 1 3 1 4। अब इसको तोड़ लीजिए, आराम से आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक हम इसको तोड़ देते हैं, इसको आपको तोड़ना है। ठीक, तो ये देखिए टूट गया, 9 तिया 27 घटा 24 घटा 2, 9 में से 6 गया 3,
और जोड़ 4, 4 का 4 में से इधर से जो आता है उसको उल्टा 4 घटा 3 यानी 1। 27 में से 24 गया 3, ये 3 हो गया, ये घटा 6 हो गया, जोड़ 4, 4 3 7 में से 6 गया 1। इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। ठीक है, आप इसको तोड़ के देख लीजिएगा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस 10x, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट को जोड़ दीजिए। अब देखिए इसका मापांक निकालना, वेक्टर 19i प्लस 5j माइनस 6k का मापांक निकाल। मापांक कैसे निकलता है देखिए, रूट अंडर i का गुणांक जोड़ेगा उसका स्क्वायर कीजिए, j का गुणांक जोड़ेगा उसका स्क्वायर कीजिए, और k का गुणांक जोड़ेगा उसका स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा। अब तोड़ दीजिए, 19 का स्क्वायर हुआ 361 प्लस 25 जोड़ 36, जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 88 नंबर, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, C4 कॉन्स्टेंट, किसी भी कॉन्स्टेंट डिफरेंस क्या होता है दोस्तों 0 होता है। ठीक है, 88 हो गया, 89 आइए। देखिए दोस्तों जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले जीरो किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो जीरो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा यानी सी। ठीक है दोस्तों, आपके पास ए दिया है यहाँ पर 3 6 5 -4, बी दिया है 7 8 5 6, 2a प्लस 3b निकालना है। तो देखिए पहले 2a निकालेंगे, 2a प्लस 3b कैसे निकलेंगे, तो 2a में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 6 12 10, ये -4 था तो -8, अब प्लस 3b तो 3 से गुना कीजिए 21 24 15 और 18, बस जिसके जगह जो है जोड़ दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर 21 से 6 27 और 12 24 36, 10 15 25 और -8 में 18 जोड़िए 10, ये आंसर हो गया। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी सेट की सभी सरल रेखाओं के सेट में आर लंब होने का संबंध क्या है। देखिए संबंध जो होता है आपको बताए थे रिलेशन में कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है, तो लंब होने का क्या संबंध, देखिए लंब किस प्रकार का संबंध होता है, तो कोई भी रेखा खुद पर लंब तो हो नहीं सकता है, तो खुद पर जब संबंध खुद के लिए होता है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो कोई भी रेखा खुद पर लंब तो हो नहीं सकता है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। असिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, जैसे मान लीजिए ए रेखा या L1 रेखा, सॉरी ये L1 रेखा है L2 पर लंब है, तो L2 भी तो